वेलकम बैक। इस वक्त जो सूरत हाल जिस पे हम बात कर रहे थे वहाँ पर सबसे अहम मौजू ये भी चल रहा था कि क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो वजीर ख़जाना अपना लगाना पसंद करेगी। क्या अगर जो इस वक्त मामला नून लीग को सहने पड़ रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी सहने को तैयार होगी? अरुण साहब, क्या लगता है आपको सर कि क्या किसी और को फिर वजीर ख़जाना लगा देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अभी जो मुल्क के हालात हैं ना, एज छोटा सा स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, कोई भी आ जाए, दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई भी आ जाए, इसको हालात ठीक नहीं कर सकता है 2 साल तक नहीं कर सकता है। डेट आई मैं आपको इस चैनल के थ्रू अभी लिख कर एफिडेविट पे दे सकता हूँ। रीज़न बिंग कि आपकी जो है ना अखराजात ज़्यादा हैं और आपके खर्चे आपकी इनकम कम है। जब तक आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, हर जगह पर आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाना, टैक्सेस बढ़ाना, तब तक नहीं होगा। ज़रूरी टैक्स नहीं देंगे आप, रियल एस्टेट वालों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, तब तक अगर आप पेट्रोल के जरिए 50 रुपये लेते रहेंगे, 54 रुपये लेते रहे, हर कोई ये गेम करता है, ठीक है ना, कि इनडायरेक्ट आपके पास टैक्सेस ले ले। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आप है ना 1000 रुपये अगर आपके पास है और 1000 रुपये का आप एक दिन में खर्चा करना चाहिए, आप अगर अभी सिगरेट का पैकेट लेने जाते हैं गोल्ड लीफ का, आपको पता है गोल्ड लीफ के पैकेट के ऊपर आपको 16 रुपये 50 पैसे पर सिगरेट, 20 सिगरेट का पैकेट है, 520 का गोल्ड लीफ का पैकेट है, आपको 430 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। 430 रुपया, वो भी जो आपके टैक्स मनी है उस पर से। आप वही वाली बात है ना, आप जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 100 रुपए की, उसके अंदर आपको 18 रुपए देने पड़ते हैं। आप है ना जैस लोड या अपना कोई भी है ना मोबाइल लोड कराते 100 रुपए का, उसमें आपको 13 रुपए देने पड़ते हैं। आप है ना पेट्रोल 1 लीटर डलवाते हैं, उसके अंदर आपको 54 रुपीज देने पड़ते हैं। आप एक बात है कि जो 1000 रुपये आप जो अपना खर्च कर रहे हैं एक दिन में, उस 1000 रुपये के अंदर आप 430 रुपया 430 रुपया टोटल आप है ना उसके अंदर है ना टैक्स पे चलेंगे। अब आप बताएं, और ये सिर्फ गरीबों के लिए, ये अमीरों के लिए नहीं है, ये सारी चीजें करवाते गरीब लोग। ये 100 रुपये का कौन लोड करवाता है? वो गरीब करवाता है। अमीरों के ऊपर ये कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। सबसे पहले 86 इन्होंने जो मिनिस्टर रखे हैं, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, 86 जो मिनिस्टर रखे, अगर ये इतने सिंसियर है, देखिए मैं तो ना, लेकिन बात ये आ रही है सर, बात ये आ रही है कि किसान के ऊपर जो है वो उन्होंने जो सब्सिडी दी थी वो वापस ले ली है, और जो दीगर इस तरह की मराहत थी किसान से वापस लेने का मतलब क्या है? क्या ज़राई शोबे पे अगर महंगाई का बोझ पड़ता है तो एक आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो आटा, दाल, चीनी, चावल महंगा होगा या नहीं होगा? आपको पता है क्या किया है इन्होंने? यहाँ पर जो गंदम की जो खरीदारी की जो कीमत रखी है वो 3900 कर दी है, और बाहर से है ना इन्होंने है ना गंदम बहुत महंगी खरीदी है। तो कैसे देंगे वो उनको? वैसे गंदम के जहाज आ भी चुके हैं, तो महंगी भी है ना, तो कैसे देंगे? नुकसान करके ही देंगे, अपनी सिर्फ मतलब पॉलिटिकली वो करने के लिए कि ठीक है। देखिए किसान है ना, किसान जो है ना 1 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ वाले को नहीं करे, आप 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ वाले को जरिए टैक्स तो डाले ना। जो हमारे वडेरे हैं, जो हमारे जो चौधरी हैं, उनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है ना। सही है। अच्छा, लेकिन मोहसिन साहब, अगर ये सारे मामला आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहा जा रहा है कि ये टैक्सेस जितने भी हैं ये आप ज़राअत के ऊपर जो जागीरदार हैं, वडेरे, उन पे डाल दिया जाए, आपको लगता नहीं सर उसके बाद जो महंगाई लेकर आएंगे वो एक आम आदमी की खरीद से बहुत बाहर हो चुका होगा? ज़राअत की तरफ रुख करना बहुत तबाही है। एक ऐसी चीज़ थी कि जो आपको धनिया पुदीना सस्ता मिल जाता था, जब आप उस पर टैक्स लगा देंगे तो वही 5 रुपए की चीज़ आपको 50 में मिलेगी। तो आप गरीबों को छीन रहे हैं इसके अंदर, वो अमीरों का कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सीधी सी बात यह कि इनकी नाअहलियत सामने आ चुकी है और दे नोज वेरी बेटर। अब इनके पास एग्जिट नहीं है, बाइज्जत रास्ता जो होता है ना वो नहीं है इनके पास। और ना तीसरी पार्टी कोई मुदाखलत कर रही है इसके अंदर कि कोई ऐसी मुदाखलत हो जाए जहाँ हमें बिठा के मामला तय कर दिया जाए और हमें एक सेफ साइड दे दी जाए। इसलिए कि जिस पार्टी और जिस हुकूमत के 2 हुक्मरान हों, नवाज शरीफ साहब भी हुक्मरान है और शहबाज शरीफ भी, अब किसकी चलती है बेहतर जानते हैं, तो वहाँ यही असर होगा जो आपके सामने हो रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी अपना एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग रखते हैं, इसहाक डार साहब अपना अलग रखते हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ रही हैं। पॉइंट ऑफ व्यू 3 बंदों की हैं, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, और है ना शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इज अ डमी प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली जो चल रही है ना वो मरियम नवाज की चलती है।
ठीक है ना। आप ये बताएं कि सरकारी प्रोटोकॉल पे चलती है 18 गाड़ियां होती है, वो कहती है मेरा कलेजा फट जाता है अगर 2 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, तो यहाँ पर तो 150-200 रुपए पेट्रोल बढ़ गया तो आपका कलेजा फटा नहीं। हाँ। हमारा कलेजा आपने फाड़ दिया, बिल्कुल हम सही। गरीबों को दसा दिया जमीन में, तो अब कलेजा फट गया तो कहाँ कलेजा फटा है बिल्कुल। आपका? मोहसिन बताएं साहब, ना। मैं तो किस- एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन किया है पीडीएम को, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पीडीएम। मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल इतिहाद है ना पीपल्स पार्टी का, कभी भी नून लीग से नहीं होता है। ये तो इमरान खान की है ना, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है, वरना इनके सबसे अच्छे अगर पार्टनर हो सकते थे ना वो पीपल्स पार्टी हो सकती थी। और पीपल्स पार्टी जाहिर है कि अगर इमरान खान इस तरह की बातें ना करते तो पीपल्स पार्टी आज नून लीग के साथ ना हो। सही। अच्छा मोहसिन साहब, इस वक्त जो हारून साहब की बात है उससे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ही जो है वो ज़्यादा कसूरवार है। तहरीक इंसाफ ने कुछ भी पाकिस्तान के साथ बुरा नहीं किया, ना ही उनके कोई इक़दाम ऐसे थे जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा। और क्या मुत्तफिक हैं? आप 8th क्लास के स्टूडेंट से ज़रा पूछ लिए कि भाई आज से 11 महीने पहले डॉलर की यह कीमत थी 179, पेट्रोल सर, था 2018 की 150, पूछ लें एक फिर। सेकंड, पेट्रोल था 150। तो ठीक सर है? वो तो हाँ। बिजली का रेट कम था, आज का रेट ये है जो कितना बढ़ गया, डबल ट्रिपल हो गया। तो मुझे पीपल्स पार्टी ही समझा दीजिए क्यों फेवर कर रही है इनका। मैं आपको बता दूं, मैं एक लफ्ज़ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, पीपल्स पार्टी से बहुत हमदर्दी है। इस पार्टी भुट्टो के साथ रहे हैं, हाँ, भुट्टो के पीपल्स साथ रहे। पार्टी इस तरह इस वक्त जैसा रजिया गुंडों में फंस गई। अच्छा ये मैं आपको चले बता दूं। चले, मैं मुसरत साहिबा से पूछ रहा था। मुसरत साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी की है, मोहसिन साहब कह रहे हैं कि कम अज़ कम उनकी नज़र में भी अब कोई इक़दाम लेने होंगे पीपल्स पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए, क्या कहेंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख बेहतरीन थी, बेहतरीन है। आपको मैं एक चीज़ बारवर करवा दूं, वकार भाई और अपने भाई मोहसिन की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, और पीपल्स पार्टी को मैं कहूँगी, मोहसिन भाई को पीपल्स पार्टी वैसे ही इकदाम कर रही है। देखें, अभी मुझे बताएं कि वजीर बने हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो उन्होंने क्या, अगर यहाँ पे कराची के अंदर पिंक कलर की जो बस चलाई है खवातीन के लिए, वो सारे का सारा किस तरफ जाता है विजन कि उनकी वालदा की तरफ, कि जब वो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने खवातीन के लिए अलग जेल का इंतज़ाम, विमेन बैंक, विमेन पुलिस स्टेशन, और बेज़मीन हारियों जो खवातीन थी उन्हें मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़मीन अलाट की। अब अगर ये अपने रविश पे आए हैं बिलावल साहब, तो उन्होंने खवातीन के लिए अलग से सिर्फ बस का करना, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वो काम कर सकती है जो आवाम के लिए बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं क्या, पूरी आवाम मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रही है, और वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह के वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। और जिस तरह से खान साहब आपने मौशी टीम की बात की या मौशियत की बात की, मौश की बात की, तो खान साहब बेहतर जानते हैं कि उनकी 200 की जो मौशी टीम थी ना, उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो सबको पता है। ये कहते हैं पीडीएम की गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है। मैं कहती हूँ जो इनकी मौशी टीम थी ना, जो इम्पोर्टेड टीम ये बाहर से लाए थे, उन सब ने क्या किया, आज ये सारे शब्बर जैदी हो गए या दूसरे जो इनके सारे तरीन हो गए, शौकत तरीन वाले, ये सब कहाँ हैं? ये ढूंढने से भी हमें नहीं असद मिल उमर रहे। तो जेल में, असद उमर साहब का तो बता सकते हैं। असद उमर की बात नहीं करी मैं, शौकत तरीन की बात कर रही हूँ। चल ठीक है, अच्छा, असद उमर साहब को तो वो कहते थे कि जी मेरा शेर है, मेरा चीता है, वो पता नहीं चीते को उन्होंने क्या बना दिया था। हम नहीं कह सकते उसकी शर्म की जुबान जिस तरह की ये जुबान इस्तेमाल करते हैं। सही है। और मैं नहीं समझती कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरीन हालात में है, आवाम समझ सकती है। और आप देख लें कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए, कहते थे जी कराची में इलेक्शन नहीं कर रहे, कराची में नहीं कर रहे, हैदराबाद में नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम ने ही वोट दिए ना, खुदा ना खास्ता फरिश्तों ने तो नहीं दिए, या इनकी तरह मिस्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो हारून साहब हैं और मोहसिन साहब हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट उठाया। वो कहते हैं कि अगर खान साहब का कोई नेशनल इत्तेहाद बन सकता था तो वो पीपल्स पार्टी के साथ बन सकता था। क्या अभी भी कोई ऐसा वक्त या मौका आ सकता है कि पीपल्स पार्टी और खान साहब जो है वो एक हो जाएं या मुलाकात करें?
देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, छोटी सी बात है, मतलब मैं एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स की, और ये तो टॉप लीडरशिप के फैसले होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक बंदा जो पागल हो, पागल के साथ जो है ना एक आम दिमाग वाला बंदा नहीं बैठ सकता जब तक उसका इलाज ना हो। अच्छा चलें, खान साहब का कोई इलाज ही जरा मैं एक ऐड कर दूं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पागल तो है ना शहबाज शरीफ भी था जब है ना आसिफ जरदारी को रोड के ऊपर पेट फाड़ के रोड के ऊपर घसीटने की बातें कर रहा था। बात तो उससे भी पॉलिटिक्स में, सॉरी टू से सिस्टर, पॉलिटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन सर खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब चोर डाकुओं से हाथ ही नहीं मिला। खान साहब कल है ना वो गालियां दे रहे थे अमेरिका को, आज नहीं दे रहे हैं। खान साहब कल कुछ और भी कर रहे थे और आज नहीं कर रहे। खान साहब बहुत सारी चीजें कर रहे थे जिसमें शॉर्टकट कर रहे थे। अच्छा सर मैं जवाब ले लूं बस, वो यू टर्न जी कहिएगा मुसरत साहब। मैं कह रही हूँ कि मोहसिन भाई, बात दरअसल ये है कि खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो सबसे पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि आप बेहतर इकदाम उठाएं, हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो वो कहते थे कि जी मैं इन अपोजिशन वालों से हाथ नहीं मिलाता, चलें जी हम बहुत बुरे हो गए। आप जब इक़्तिदार से हटे तब भी हम कहते हैं आए, समझते हैं खान साहब कि जी हमें मुल्क की खातिर बेहतर करना है, कि भाई अगर ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे, तो आए ना, बैठे ना, बैठ के बात करें ना। हमने तो कहा है आके बैठ के बात करें। तो खान साहब को तो इक़्तिदार में थे तब भी कंटेनर, और बिल्कुल आपने ताउन का कहा, बिल्कुल सही। अच्छा मैं हारून साहब एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जरूर बात करेंगे कि चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या बिलावल साहब हों, उन्होंने ताउन का हाथ जरूर बढ़ाया था खान साहब की तरफ, क्या उस पेशकश का नतीजा रहा, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। बात हो रही है इस वक्त प्रोग्राम में कि बढ़ती हुई महंगाई हो या मुआशी सूरत हाल जो कि अबतर नजर आ रही है, क्या वजूहात हैं, कौन जिम्मेदार है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है महताब अहमद चांदीवाला साहब, तज़कियाकार हैं। महताब साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। महताब साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार आपको कौन नजर आता है? क्या 4 साला दौर इख्तिदार खान साहब का, या उससे पहले वाले हुक्मरान, या मौजूदा 8-9 महीने जो गुजार चुके हैं वो? क्या लग रहा है सर आपको? देखें वकार भाई, इसके अंदर पहले भी अर्ज किया था मैंने कि महंगाई का ऐसा तूफान है कि जो कोई रोक नहीं सकता। इस किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और रही कि किस दौर में हुआ ये, असल में जब से पाकिस्तान बना है, सिंसियरिटी की कमी की वजह से हमारे यहाँ कि हर रोज़ जो है डिवेल्यूएशन हुई है हमारे यहाँ, माने कि पर डे या पर महीने के हिसाब से डिवेल्यूएशन हुई है। आज हम 300 रुपये डॉलर पे आज पहुँचे हुए। अच्छा, इसकी जिम्मेदार जाहिर है कि एक आदमी नहीं है, लेकिन कुछ पीछे इससे पहले जो हुकूमत थी उसने कुछ थोड़ा सा डॉलर को स्टैंड रखा। लेकिन अब जो हुकूमत नहीं आई है, अब ये देखें 61% महंगाई हो गई है और डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके अंदर हमें फिक्र है सबों के लिए कि इसके अंदर अगर हमने अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और हमने बातें ही की, तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें तमाम लोगों को इसकी सिंसियरिटी के अंदर हम करेंगे तो इसका शायद कोई रिजल्ट आए। और जिस तरह पहले डॉक्टर साहब ने या इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक एक्शन लिया था कि जी जो डेकोरेटिव चीज़ें हैं, लग्जरी जो हैं, उनके ऊपर बैंड लगाई थी। लेकिन अब मैंने सुना है, मेरी नॉलेज में इस पर सेल टैक्स लग रहा है। मैं कहता हूँ इसको फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें उससे बैन होना चाहिए ताकि डॉलर स्टेबल हो। ये एक सीधा सा कुलिया है डॉलर को स्टेबल करने का कि आपकी जो लग्जरीज जो हैं, गाड़ियां हैं, ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं है इतनी बड़ी का। हमें छोटी गाड़ी में भी हम गुजारा कर लेंगे। इस टाइम हमें जो है बिल्कुल जो है फौरी तौर पर इसको बैन करनी चाहिए और जो हमारी गैर ज़रूरी जो चीज़ें उसको बैन होना चाहिए, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। जो आज इसहाक डार साहब ये भी कह रहे थे कि जो सैलाब है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मईशत को नुकसान पहुँचा है और अरबों का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, और उसकी वजह से भी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके जो वजह एक है वो मौजूदा जो सैलाब आया वो भी है। नहीं जी, सैलाब तो ऐसा कोई नहीं है। सैलाब तो देखें पहले भी आए थे, इससे पहले भी आपको पता है 4वीं 5वीं दफा इससे पहले जलजले भी आए 2008 के अंदर। ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है स्टेबल हो जाते हैं हम।
اصل میں ایسا کوئی سیلاب سے اس کو کوئی، میرے خیال میں اس کو جوڑنا، میں کہتا ہوں اس کو نہیں جوڑا جا سکتا سیلاب سے. اصل میں معاشی پالیسی کے اندر سنسیریٹی ضروری ہے. ہماری معاشی پالیسی جو ہے نا، ہم جس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ اصل میں شاید میرے خیال کے اندر آؤٹ آف کنٹرول چل رہی ہے ہمارے، اور ہمیں اس کے اوپر جب تک، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، تمام پارٹیاں مل کے گول مین کانفرنس سے نہیں بیٹھیں گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور اس کا اصل حل جو ہے وہ ہے الیکشن. دیکھیں ملکی معاشی صورتحال جو ہے اس ٹائم اسٹیبل نہیں ہے، اور اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے میرے خیال میں الیکشن اس کا حل ہے. ورنہ یہ ہم آج 295 کا ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا جب 210 روپے کا ڈالر تھا، 250 روپے اور 300 روپے کی انڈیکیشن میں دے چکا تھا، اور شاید یہ 300 سے اوپر چلا جائے. جس طرح پیٹرولیم کی مصنوعات اوپر جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی 300 روپے پیٹرول ہو جائے گا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس طرح آگے سروائیو کریں گے؟ ٹھیک ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جس کے اندر ہم جو ہے الجھے ہوئے. یہ اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اصل میں معاشی اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ہم یعنی کہ ہم 61% پہ کھڑے ہوئے، اللہ نہ کرے 70 یا 80% پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا میں مسرت صاحبہ کی طرف جاؤں گا. مسرت صاحبہ، بار بار چونکہ جو بھی ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے بات ہو رہی ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہی جا کر بات جو ہے وہ رک رہی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کا استعفے کے بارے میں بات کی گئی. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پریشان بھی نظر آئے. تو کیا آپ تک اطلاعات کیا ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ جو ہے نا کسی کو استعفیٰ دینے سے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھیں بہتری کی جانب قدم رکھنا چاہیے، بہتری کی جانب لے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ استعفیٰ اگر کوئی دے دے گا تو کوئی ان کے پاس جس طرح خان صاحب فرماتے تھے کہ 200 میرے پاس لوگ ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں. تو اگر ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اور وہ سنسیئر ہے عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ، جس طرح خان صاحب جی اسمبلیاں توڑ دو، میں جو نا ان لوگوں سے فرار چاہتا ہوں، پھر اسمبلیوں میں آنا ہے، پھر مجھے الیکشن کرانے ہیں، تو اربوں روپے تو اب بھی پاکستان پہ خرچ ہو رہے ہیں نا، الیکشن پہ خرچ ہو رہے ہیں نا. تو کیا یہ اچھی بات نہیں تھی کہ آئینی مدت جو ہے نا یہ اپنی پارلیمنٹ کرتی اور پھر خان صاحب باتیں کرتے؟ بات دراصل یہ کہ دیکھیں بہتر انداز تو یہی ہے، میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ مل کر بیٹھیں اور اس کو بہتر انداز میں ملک کو لے کے چلیں. اور عوام بہتر جانتی ہے کہ کون بہتر کام کر سکتا ہے اور کام بہتر نہیں کر سکتا. پھر جو ہے نا ہمیشہ بال جو ہے نا عوام کے کورٹ میں ہی ہوگی. الیکشن ہوں گے تو وہی انہی کو ووٹ دیا جاتا ہے. ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ جنہیں وہ پسند کرتے ہیں یا جنہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو کون سی جماعت بحران سے نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے. خاص آپ کو میری سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کا دکھ پریشانی ہے کہ بھائی انہیں کوئی غیر ضروری غیر آئینی اقدام سے تو نہیں نکالا گیا نا. آئینی طریقے سے انہیں جو ہے نا پہلے وزیر اعظم ہے جو آئینی طریقے سے گھر گئے، پھر پتہ نہیں کس چیز کا ہونا ہے. اس پہ میں ذرا کاظمی صاحب سے جو کہ آپ کی پارٹی کو لائک بھی کرتے رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. محسن صاحب اس وقت جو ذکر بھی کر رہی ہیں، سر کیا اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار دیکھتے ہیں، نون لیگ کا دیکھتے ہیں، آپس میں مل کے بیٹھ گئے، سر یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے سر کہ مل کے بہت ساری سیاسی جماعتیں ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہ رہی ہیں؟ بات یہ سب ایک کشتی کے سوار ہے نا. اچھا یہ بحران سے نہیں نکالنا چاہ رہا ہے؟ پہلے یہ کشتی سے تو باہر آئے. اچھا مطلب آپ باہر آ جائیں کشتی سے، اس کے بعد یہ معاملات بھی ہو جائیں گے. سر کہیں یہ خود تو بحرانوں میں نہیں پھنس گئے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ بار بار پوچھ رہے تھے ہماری یہ سسٹر مسرت صاحبہ سے. تو بے نظیر کے قتل کے بعد جو حکومت بنی تھی تو ان کے پاس فائنینشیل منسٹر نہیں تھا، اسحاق ڈار کو ہائر کیا تھا. آپ ابھی سوال کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ٹیم کے پاس ہے تو بتائیے. آپ کو چاہیے آپ نواز شریف سے کہیں کہ یہ تو ناکام ہو گئے، میں دے رہا ہوں. ہمیں تو ملک کو بچانا ہے، ہمیں پارٹی کو نہیں بچانا ہے، نہ ہم نے کسی کا فیور کرنا ہے. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی ریمیٹنس رکی ہوئی ہے عمران خان کی وجہ سے رکی ہے. وہ ایک پرسنالٹی بن گیا ہے، وہ اب سیاستدان نہیں رہا، وہ ایک لیڈر بن گیا. ہم چاہیں یا نہ چاہیں جس دن وہ آئے گا آپ دیکھیے گا ریمیٹنس بھی آئے گی اور اس کے سورسز سے بہت سے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اب اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ اس کو جہاز میں بٹھا کے مار دیں، آپ اس کو جا کے جیل میں بند کر دیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بچانے والا وہ ہے. آپ کو اپنے ملک کی خاطر یہ قربانی دینی چاہیے. چاہیے ہم تو ناکام ہو گئے، آئیے اب آپ کیجیے. تو سر خان صاحب بھی تو دے سکتے ہیں کہ وہ کہیں چلو ٹھیک ہے میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں، آئیے بیٹھیں. اور خان صاحب نے آج کہا یہ بات کہ ہم اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا، اس وقت انہوں نے ریفیوز کر دیا.
इससे पहले भी इन्होंने कहा कि आए हम इलेक्शन की डेट पे बात कर लेते हैं, आप इलेक्शन की कोई भी डेट दे दे, 6 महीने बाद की दे दे, लेकिन आप कोई बता दे कि हम इलेक्शन के लिए रेडी है, आप बैठ जाए तो नहीं बैठ। तो क्या अच्छा, मैं उसमें सर बस मोहसिन साहब से पूछ रहा हूं कि क्या मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे फिर, अगर जो खान साहब ने अगर पेशकश कर दिया तो? क्या चीज पेशकश अगर खान साहब ने कर दिया कि मैं मिलने को तैयार हूं, तो क्या देखिए, ये लोग बात मिलेंगे? ये मैं आपको सही सही बताऊं, आपके प्रोग्राम में भी कर चुका हूं, आपके प्रोग्राम में ये बात। देखिए, ये मसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हमें सही डायरेक्शन दे दी, हमारे क्राइसिस को बहुत ख़त्म किया। अगर ये डेट ना आती ना तो बहुत बुरा असर होता। अब आपको उन्हें डायरेक्शन दे दी, इशारे भी दे दिए। वो कहते हैं कि जब आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, तो इसी के साथ लगे हाथ जो है आप जनरल इलेक्शन वो इस्लामाबाद वाले भी करा दीजिए। उसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? अगर आप कहते हैं कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है, ये झूठा है, ये फ्रॉडिया है, लोग इसके पीछे धोखा खा रहे हैं, वो उस दिन मालूम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मेजर साहब, इस वक्त जो अभी जिक्र ये भी हो रहा है कि खान साहब जो हैं वो 120 दिन का कहा है कि इस्लामाबाद में भी इलेक्शन करा दें, सर अदालतों से रिलीफ का कहा जा रहा है। इस वक्त पीडीएम ये कह रही है, इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि इस वक्त अदालतों से उनको इंसाफ के बजाय लाड प्यार मिल रहा है। सर क्या है? तो आप एक बात बताएं कि आपने कभी अपनी जिंदगी में सुना है कि एक आदमी कन्विक्ट हो जाए, जेल हो जाए और वो जेल से उसकी बेल हो जाए? ऐसे हो सकता है? मतलब सजा हो गई, हमने तो ये सुना है ना कि कन्विक्ट हो गया। प्लेटलेट्स का मामला नहीं। अच्छा, और ये बताएं, तो अगर आप ये अभी बाजवा साहब को गाली देती है ना, ये जो बोल रही है मरियम नवाज, मैं आपको बताऊं तो ये गाली को देती। आप बताएं कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर ब्लड टेस्ट होता था। सर्विसेज हॉस्पिटल आर्मी के अंडर में होता है, ठीक है? तो आर्मी के अंडर में था, प्लेटलेट काउंट तो उधर ही कम हो रहे थे ना। बेवकूफ तो इमरान खान को बनाया ना इसके प्लेटलेट कम। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्यों कह रहा था कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तेहाद नेचुरल नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर ड्रग का केस भी बना ना तो जरदारी यहीं पर था। आई लाइक जरदारी इन द वे कि ही फेसेस, चाहे झूठे थे सच्चे थे, मुकदमे को खड़ा रहा, भागा नहीं, भगोड़ा नहीं, ये भगोड़े के साथ मिल गए। नंबर 1, मेरी बहन को मैं एक दो बातें बता दूं कि आपने कहा कि जी बसें बना दी, फलाना बना दी, ये बना दी। पीपल आर नॉट कंसर्न विद बसें बनाना, ये पीपल आर कंसर्न कि जी आटे का क्या रेट है, रोटी मुझे कितने की मिलती है, टमाटर, प्याज, आलू, कोई चीज बता दे कि वो सस्ती है। बस सर, मेहताब साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा। सर आप क्या समझते हैं कि किस तरह से मसले का हल निकाला जा सकता है, मुल्क की महंगाई दूर होगी? भाई देखें, हेलो जी कहिए मेहताब साहब। भाई ये असल में मेरे नज़दीक जो डिबेट हो रही है ना, ये हमारे लिए टाइम की बर्बादी है। असल में सबसे जो बुरहान हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, फौज को बुरा कहने से हुआ है। फौज इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहती है, और हमेशा जब भी मामला सही हुए, मेरे अंदाजे के मुताबिक जब फौज ने इन्वॉल्वमेंट लिए जब हुए, फौज असल में इस टाइम जितना फौज को बुरा कहा जा रहा है और उतना फौज इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रही है। जब तक फौज इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी, मेरे ख्याल में इलेक्शन शायद मेरे ख्याल में कोई डेट ना आए। अभी शायद कोई चांसेस हैं। सर वैसे 30 अप्रैल पंजाब की तो आ गई है, पंजाब की जो है वो 30 अप्रैल पंजाब की दी है, शायद KPK की भी दी है। लेकिन इसका हल यही है कि आपस में मिलके बैठें। अब आपस में अगर सियासी पार्टियां आपस में क्लैश करती रहेंगी और फौज को बुरा कहती रहेंगी, फौज इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी। और पाकिस्तान की हमेशा सियासत के अंदर फौज का एक किरदार रहा है, जो किरदार रहना चाहिए, क्योंकि वो सालियसी करवाती है फौज, और आपने सालियसी को जो है वो अलग कर दिया है। मेरे नज़दीक कम से कम फौज को बुरा कहना छोड़ दें और उसको सालियसी के तौर पर उसको बिठाएं, और कोई फैसला फौज ही करेगी। सर ये इदारों के अंदर जो है लोग, कोई सियासी जमात किसी इदारे को बुरा कह रही है, कोई जजेस को कह रहा है, कोई नहीं जी। असल में बात यह है कि जब फौज को बुरा कहेंगे, सारे इदारे जो है उसके नीचे आते हैं, ठीक है ना। जब आप उसको बुरा कह देंगे तो आपका खौफ निकल जाता है, आप हर एक को बुरा कहते हैं। तो आप इलेक्शन कमीशन को बुरा कह रहे हैं, आप जजिस को बुरा कह रहे हैं, चीफ जस्टिस को बुरा कह रहे हैं। इससे मुल्क नहीं चलता बुरा कहने से। हमने मुल्क के लिए क्या किया और मुल्क ने हमें क्या दिया, हमें ये सोचना पड़ेगा इसका। ठीक है नहीं? अगर हम इसी तरह बातें करते रहेंगे, एक पार्टी दूसरे को, उसको रिटायर होने से उसको कुछ नहीं होगा, उसको निकालने से नहीं होता, ये कुछ भी, ये सब बातें हमारे लिए बिल्कुल बेमकसद हैं। असल बात यह है कि हमने मुल्क को किस तरह बचाना है और कौन कुर्बानी देगा इसके ऊपर। देखिए जी, कोई भी पार्टी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी कहती है कि जी मैं बरसर इख्तदार आन के मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये पार्टियां सारी आती रही हैं, जाती रही हैं, सब ने अपने अपने टाइम के अंदर पीरियड गुजार लिया, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम अब ये कर देंगे। अब ये चीजें हम देखते हुए आ गए, इतनी उम्र हो गई है। ठीक है, सिर्फ एक हल है कि इलेक्शन हो और शफाफ इलेक्शन हो। शफाफ इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर
میں تو آپ سے بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور فیئر الیکشن جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. مسرت صاحبہ فائنل کامنٹ کر دیجیے گا, آپ کیا سمجھتی ہے فیئر الیکشن ہی سارے مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ مسئلے کا حل کروائیں گے یقیناً اچھے بہتر الیکشن ہوتے ہیں کروائیں گے لیکن الیکشن. راجن پور میں کیا ہوا ان کے وقت پر ساتھ؟ ہوں اور عوام کو اب بھرپور حصہ لے. اور میں تو آپ کے دوسری یہ کہ ادارے دوسروں پر تنقید کرنے سے نہیں بہتر ہوتے. ایک ادارے کا دوسرے ادارے کے اندر مداخلت میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے اور غلطی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے سر, کچھ بس فائنل. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جتنا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دیں اور الیکشن میں وہ حصہ نہ لے, الٹا ہو رہا ہے. میں آپ کہتا ہوں اگر صوبائی اسمبلی کے دونوں الیکشن ہو گئے, عمران خان جیت گیا, آپ کو قومی بعد میں کرانے پڑے تو نقصان آپ کو ہوگا, عمران خان کو فائدہ ہوگا. اور وہ جو ہے سارا راجن دیکھیں پور میں کا آپ بھی کو ذکر بتاؤں, کرتا ہوں. عمران خان کے اوپر 74 کیسز بنے اور ان کو عدالت میں بلایا گیا تاکہ جی ذلیل ہو جائے. لیکن الٹا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سارے چینلز عمران خان ابھی نکلے, ابھی یہ بالکل 12 گھنٹے تک چینل لائیو چل رہے چینلز جو ہے وہ لائیو ہوتے ہیں اور اٹینشن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بالکل گریب کر لی. اور سر بے حد شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. اور کیا اس تمام جو بھی صورتحال ہے الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی سیاسی جماعت آگے نظر آئے گی, آئندہ کچھ ہی دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.